एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस रैंकिंग के मुताबिक इंडिया की रैंक 40 हो गई है अमंग 132 कंट्रीज, ठीक है। और लास्ट ईयर 6 रैंक हम पीछे थे, मतलब 6 प्लेसेस हमने जंप किया है। और ये किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हमारे मजबूत हुए हैं। फिर वेंचर कैपिटल रेसिपिएंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इसके अलावा जो भी फिनेंस है स्टार्टअप्स के लिए वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हमने इम्प्रूव किया है और यही रीज़न है कि 6 रैंक हम ऊपर चले गए हैं। याद रखिएगा, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमीज मानी जाती हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है स्विट्जरलैंड, फिर यूएस, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद यूके और फिर द नीदरलैंड, ठीक है। तो ये 5 टॉप कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमीज मानी जाती हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि इंडिया की रैंक क्या थी? 40th। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? हमारे नए अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और कितने सालों के लिए? अगले 3 सालों के लिए, ठीक है। और अब ये किसको सक्सीड करेंगे? प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल को, ठीक है। इनका टेन्योर एक्चुअली अब खत्म हो चुका है, प्रेजेंट नहीं कह सकते हैं। 30 सितंबर को इनका टेन्योर फिनिश हो गया था। और इनको कब अपॉइंट किया गया था इस पोजीशन पे? तो जुलाई 2017 में। उसके बाद फिर फर्दर इनको रीअपॉइंट किया गया है 3 और महीनों के लिए जून 2022 में, ठीक है। और फाइनली अब हमारे नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं आर वेंकट रमनी। अच्छा, कुछ दिनों पहले मुकुल रोहतगी की बात की थी मैंने, जिसकी वजह से कमेंट्स में भरमार हो गई थी बिल्कुल। तो मुकुल रोहतगी को ऑल्दो ये पोजीशन ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि आप मुझसे ज़्यादा अपडेट रहते हैं। एक टीचर के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि स्टूडेंट उससे ज़्यादा जानने लगे उसके, और जब ये होने लगे तो फिर आप समझ जाइए आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हमारे नए अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट है, मैंडेटरी 6 एयरबैग रूल फॉर पैसेंजर कार्स हैज़ बीन डेफर्ड टिल विच डेट? तो जो 6 एयरबैग रूल को मैंडेटरी कर दिया गया था पैसेंजर कार्स के लिए, अब उसको फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। कौन सी डेट तक, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है इस प्रपोजल को, जिसमें ये बात हुई थी कि पैसेंजर कार्स में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो जाएंगे, ठीक है। और कितने दिनों के लिए इन्होंने इसको डेफर किया है? तो अगले 1 सालों तक, मतलब 1 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपेसिटी सप्लाई साइड की तरफ से। और यही रीजन है कि एनफ एयरबैग्स फिलहाल हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन और रेगुलेटरी कॉस्ट ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देती हैं, फाइन। तो बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो रूल था अब इसको फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है 1 साल के लिए, मतलब 1 अक्टूबर 2023 तक के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2022? तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को। किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हार्ट हेल्थ के कंसर्न्स के बारे में, साथ ही कार्डियोवास्कुलर इलनेसेस के बारे में, ठीक है।
और इस साल थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो जो हार्ट डिजीजेस होती हैं या फिर स्ट्रोक आप कह सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है डेथ का, जिसमें कि 18.6 मिलियन लाइफ्स हर साल जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी डेज और थीम वाले क्वेश्चन से मैंने आपको क्या बताया है कि 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 29 सितंबर को, और थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। देखिए, इसके अलावा वर्ल्ड रेबीज डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को। किस लिए? अवेयरनेस रेज करने के लिए कि किस तरह से रेबीज का प्रिवेंशन किया जा सकता है, साथ ही क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डिजीज को डिफीट करने में। ठीक है, तो इस दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट की, बहुत फेमस है। कौन है? लुइस पास्चर। ठीक है, तो 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या तो पूछ लेंगे कि वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 28 सितंबर को। अगर आपसे पूछेंगे कि इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 28 सितंबर को और किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए, मतलब इस दिन किस साइंटिस्ट की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो याद रखिएगा लुइस पास्चर की। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू हाउ मेनी वीक्स। तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो भी वुमेन हैं वो सेफ और लीगल अबॉर्शन अपना करवा सकती हैं। कितने हफ्तों तक, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रूल किया है कि सभी वुमेन अब इंटाइटल्ड हैं कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकती हैं, और ये भी इसमें बात हुई है कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। मतलब अबॉर्शन के रिगार्डिंग हम डिफरेंस नहीं करेंगे कि आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं तो नहीं हो सकता अबॉर्शन, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने महीनों तक रहेगा, मतलब कितने हफ्तों तक? तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये भी कहा कि जो भी अनमैरिड वुमेन है वो अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं अगर उनकी प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स के बीच में है। ठीक है, और किसी भी कंसेंसुअल रिलेशनशिप की वजह से है, वो चीज़ मैटर नहीं करती है अबॉर्शन में। फाइन, तो ये 3 जज की बेंच थी जिसको लीड किया था जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने, और इन्होंने फिर रूल किया है अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो रेप की डेफिनेशन है उसमें मैरिटल रेप भी इंक्लूडेड होना चाहिए। फाइन, तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि सभी वुमेन, नो मैटर शी इज मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, वो सब लोग अपना लीगल अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर वो 20 से 24 महीने के बीच प्रेग्नेंट हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इज सेट टू कम अप इन विच इंडियन स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नींव रखी है दुनिया के सबसे पहले CNG टर्मिनल की, और साथ ही एक ब्राउन फील्ड पोर्ट की। कहाँ पे? भावनगर में, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके अलावा इनॉग्रेट किया है रीजनल साइंस सेंटर को, जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको बिल्ड किया जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आप ये टर्म सुनेंगे, फर्स्ट, दुनिया में पहली बार, स्टेट में पहली बार, कंट्री में पहली बार, तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम लोग आगे कहीं पे फर्स्ट वाली अपनी कैटेगरी रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का सबसे पहला CNG टर्मिनल कौन से स्टेट में सेटअप हो रहा है, ये स्टेट है गुजरात। नेक्स्ट है, विच इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। कौन सा ऐसा इकलौता बैंक है इंडिया का जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करता है इंडिया के अंदर। एक्चुअली ये किस वजह से न्यूज में था, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कि 22nd ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किया जाए, और ये ओपन फॉर सेल हो गए हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी इकलौती बैंक है इंडिया की जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। फाइन, और पहला बैच जो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसकी सेल कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में। ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मतलब एक तरह से स्टैटिक जीके आपका रिवाइज करना है कि कौन सी ऐसी इकलौती बैंक है इंडिया की जिसको ये राइट है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अदानी ग्रीन हैज कमीशन्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन विच इंडियन सिटी। तो अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट कौन सी सिटी में कमीशन किया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने कमीशन किया है दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट की। कहाँ पे? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में। तो इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है SECI के साथ, मतलब
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट की सोलर एनर्जी रहेगी, साथ ही 150 मेगावाट की विंड कैपेसिटी रहेगी। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को राजस्थान में कमीशन किया है, तो ये है अदानी ग्रीन, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में इन्होंने किया है, तो याद रखिएगा राजस्थान स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को, और इस साल के लिए थीम क्या थी, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, ओके। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के मुताबिक जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है वो मोर देन 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। फाइन, तो अगेन मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कब किस दिन हम मनाते हैं और कौन सी थीम है। देखिए इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को, और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2019 में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फैसिलिटेट करती है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली 96 मिलियन एडिशनल पीपल ऐसे हैं जो कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में पुश हो चुके हैं 2020 में फ्रॉम 54 कंट्रीज, ठीक है। और इस साल की थीम की अगर बात करें तो क्या थी, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, फिर ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, उसके बाद फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को, और थीम थी इस साल के लिए स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अच्छा, कुछ दिनों से हमने डेज और थीम्स वाली कैटेगरी रिवाइज नहीं की है, तो अगले सेशन में हम इसको जरूर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गैजेटा विबॉर्ग्जा which was awarded the Golden Pen of Freedom Award is a newspaper from which particular country। तो ये एक तरह का न्यूज़पेपर है पोलैंड से, और हाल ही में इसको अवार्ड दिया गया है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम का। कौन देता है इसको, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, ठीक है। और इस अवार्ड को अनाउंस किया गया है ड्यूरिंग 2022 वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया कांग्रेस, जो कि कहाँ पे हुई है, स्पेन में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा स्पेन में। और गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम एक तरह का एनुअल अवार्ड है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए किए होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे नाम पूछ लें कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड कौन से न्यूज़पेपर को दिया गया है, तो इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी कंट्री का न्यूज़पेपर है, तो ये है पोलैंड का। नेक्स्ट है which was the most visited centrally protected ticketed monument for the foreign visitors as per the India Tourism Statistic 2022। तो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 के हिसाब से कौन सी ऐसी साइट है जहां पे सबसे ज़्यादा विजिट किया गया है फॉरेन विजिटर्स के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका टाइटल है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022, ठीक है। और इसको रिलीज किसने किया है, प्रेजेंट मतलब किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने, ठीक है। कब किया था, ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं और थीम क्या थी इस साल के लिए। तो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं एट मल्लापुरम, कौन से स्टेट में है ये, तमिलनाडु में। ये मोस्ट विजिटेड सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकेटेड मॉन्यूमेंट रहा इस साल के लिए फॉर फॉरेन विजिटर्स, ठीक है। मतलब जो फॉरेन विजिटर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर साइट को विजिट किया। और 2021 से 22 में अगर हम डोमेस्टिक विजिटर्स की बात करें तो डोमेस्टिकली सबने पसंद किया है ताजमहल को, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने ताजमहल विजिट किया है, ठीक है। इसके बाद रेड फोर्ट और कुतुब मीनार सेकेंड और थर्ड प्लेस पे था। तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो फॉरेन विजिटर्स हैं, जो फॉरेन से लोग आते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सी साइट को विजिट किया है, तो ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट ममल्लापुरम। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये कहाँ पे लाई करता है, कौन से स्टेट में, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। और अगर डोमेस्टिक विजिटर्स की बात करें तो इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लोग घूमने जाते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सी साइट प्रेफर की है, तो ये है ताजमहल। फाइन। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्लान टू मॉडर्नाइज विच 3 रेलवे स्टेशन। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में
एक प्लान अप्रूव किया है जिसमें कौन से 3 रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। तो यूनियन कैबिनेट, जिसको कि चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर रेलवे स्टेशन। कौन कौन से हैं? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड CSMT मुंबई। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा इसमें? 10,000 करोड़ रुपए का। और इन स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा यूजिंग ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक्स विथ सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन की फैसिलिटी रहेगी, साथ ही रिसाइकलिंग और इम्प्रूव्ड ट्री कवर प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ इनको इंटीग्रेट किया जाएगा अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो और बस। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 199 स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा और टोटल कॉस्ट कितनी एस्टिमेट की गई है इस प्रोजेक्ट के लिए? 60,000 करोड़ रुपए। फाइन, तो बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो अभी प्लान अप्रूव हुआ है उसमें कौन से 3 रेलवे स्टेशन की बात की गई है? ये है न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और CSMT मुंबई। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ स्टेट जो न्यूज़ में थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी से। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द गाइडलाइंस ऑन मेंटल हेल्थ एट वर्क? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इन गाइडलाइंस को इशू किया है, किसके साथ मिलके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, ताकि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ग्लोबल वर्कफोर्स में उसको एड्रेस किया जा सके। तो इन गाइडलाइंस में रिकमेंड किया गया है डिफरेंट तरह के मेजर्स कि किस तरह से आप इन थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं जो कि मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। साथ ही एक्सेसिव वर्कलोड और निगेटिव बिहेवियर को भी सामने रखा गया है। ठीक है, तो WHO के मुताबिक जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है वो 12 बिलियन लॉस्ट वर्क डेज को अकाउंट करते हैं। मतलब 12 बिलियन दिन ऐसे होते हैं जब लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से काम पे नहीं जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना लॉस होता है? $1 ट्रिलियन का। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑल्दो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया गया है, लेकिन मेन अथॉरिटी किसके पास है? WHO के पास। ऑपरेशन गरुड़ विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑपरेशन गरुड़ किससे एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हाल ही में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था अगेंस्ट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल ऑपरेशन है इसको इनिशिएट किया गया है किसके साथ कोऑर्डिनेट करके? इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, ताकि जो भी स्मगलिंग हो रही है इलिसिट ड्रग की और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की उनको कॉम्बैट किया जा सके। और फोकस ज़्यादातर इंडियन ओशन रीजन पे है। ठीक है, तो CBI ने इसी के साथ इस ऑपरेशन के तहत रजिस्टर कर लिए हैं 127 नए केसेस इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के। साथ ही इन्होंने 175 लोगों को अरेस्ट किया है अब तक, और साथ ही ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग को सीज किया गया है इस स्पेशल ऑपरेशन के अंदर में। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन गरुड़ CBI का एक इनिशिएटिव है। कई लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी तरह की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गरुड़ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि गरुड़ एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एविएशन फ्यूल एवगस 100 LL? तो ये जो फ्यूल है ये पहले हम इंपोर्ट करते थे, उसकी वजह से जो कॉस्ट पड़ती थी बहुत ज़्यादा हैवी होती थी इंडिया के ऊपर, लेकिन अब जो है इसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर लिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड $14 बिलियन फंड टू फाइट फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इन एशिया पैसिफिक? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ADB और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहता है? फिलीपींस में। What is the official name given to the monkeypox viruses by the World Health Organization? तो WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को एक ऑफिशियल नाम क्या दिया है? ये नाम है क्लेड। ठीक है, और इंडिया में जो कमेटी बनी है मंकी पॉक्स केसेस को मॉनिटर करने के लिए, उसके हेड कौन बनाए गए हैं? मिस्टर VK पॉल। ये हेल्थ मेंबर हैं नीति आयोग में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप हॉविट्जर गन? इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? इसको टेस्ट फायर किया है DRDO ने। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन
फॉर रीलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। तो NTCA ने पार्टनरशिप की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ इन चीतास को रिलोकेट करने के लिए फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। और ये कौन से नेशनल पार्क में रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ होस्टिंग कॉन्फ्रेंसेस की। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन MSME मिनिस्ट्री। तो MSME मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था इस नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव को कहाँ पे? गुजरात स्टेट में, ठीक है। और इसमें डिफरेंट तरह के पार्टिसिपेशन हुए हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, फॉर एग्जांपल NTPC लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी थी इसमें, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक वगैरह, ठीक है। ये डेटा सिर्फ समझाने के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? गुजरात स्टेट में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कब ऑब्जर्व होता है? 28 सितंबर को। और कौन सेलिब्रेट करता है? यूनेस्को, ठीक है। एम क्या है इसका? इस आइडिया को सपोर्ट करना कि एवरीवन हैज द राइट टू सीक, रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और थीम क्या थी इस साल के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? ताशकेंत में। ताशकेंत कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आपको कमेंट्स में लिखना है कि 2022 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि 2023 में SCO की होस्ट कौन सी कंट्री रहने वाली है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूनेस्को मोंडी अकल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? मैक्सिको सिटी में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। इसके लिए होस्ट है दुबई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके लिए होस्ट है रोमानिया। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट 2022। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट सपोर्टेड बाय MSME मिनिस्ट्री। फिर से आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। एट लास्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट की जो हाल फिलहाल न्यूज में थे। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में लाई करता है। और इसके बारे में हमने कल बात की थी, किस वजह से न्यूज में था, क्या चीजें थी। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो वो पिछला वाला लेक्चर रेफर कर सकता है। द्वारे राशन स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। हाल ही में हमने देखा था कि ये जो स्कीम थी ये लीगली वाइड डिक्लेयर हो गई थी। और ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक एट द बैंक्स ऑफ द सरयू रिवर। तो लता मंगेशकर चौक को हाल ही में इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पे? एट द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। पुलमपारा इंडिया इज द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सबसे पहले नाम याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन बन गया है? ये है पुलमपारा। और कौन से स्टेट में ये लाई करता है? तो ये है केरला में। अच्छा, कुछ महीनों पहले हमने कुंबालंगी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज देखा था केरला से। क्या बता सकते हैं अगर आपको याद हो कि ये किस वजह से न्यूज में था? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था? विच स्टेट हैज रिलीज्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। ये हाल ही में रिलीज किया है उड़ीसा स्टेट ने। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट को इस साल, ठीक है। और याद रखिएगा कि तमिलनाडु ने टॉप किया था उन लिस्ट ऑफ स्टेट को जिन्होंने फंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने टॉप किया है इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो ये है तमिलनाडु स्टेट। As per the sample registration system report, which state had the lowest sex ratio in India in 2018 to 2020? सबसे पहले आप सेक्स रेशियो से क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि कितनी फीमेल्स मौजूद हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। और सबसे कम सेक्स रेशियो पाया गया है उत्तराखंड स्टेट में। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में था? ये था केरला में, ठीक है। और अगर रूरल एरियाज की बात करें इंडिया के, तो यहाँ पे 907 था सेक्स रेशियो और अर्बन एरियाज में था 910। फाइन, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है
तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Satsana signing off.